दोस्तों आपकी स्क्रीन पर नॉर्डिक कंट्रीज का मैप है। कौन कौन से देश इस नॉर्डिक कैटेगरी में आते हैं? तो एक है फिनलैंड, एक है स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, राइट। और यहाँ पर देखिए ये डेनमार्क जो है उसका एक छोटा पोर्शन यहाँ है, लेकिन ये जो ग्रीनलैंड है ये डेनमार्क का ही विस्तार, ये रीजन है, राइट। इट बिलोंग्स टू दिस, होल ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू डेनमार्क। और ये यहाँ पर कुछ दूसरे आइलैंड्स आप देख सकते हैं। तो ये आइलैंड्स जो हैं ये नॉर्वे के आइलैंड्स हैं। आपको ये भी पता होगा, राइट, आर्टिक सर्कल के बारे में आपको पता होगा कि 66.5 डिग्री नॉर्थ की लाइन जो है वो यहाँ से निकलती है, एज यू कैन सी। और इसके ऊपर का जो पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ही कोल्ड रीजन है ये। और आर्टिक सर्कल में ऐसी सिचुएशन है कि 6 महीने दिन होते हैं और 6 महीने रात होती है। I'm sure आपको पता होगा कि हाउ इट वर्क्स, राइट। तो उसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बेसिक जियोग्राफी की ये बातें हैं। लेकिन सोचिए कि ऐसे रीजन में रहना जहाँ पर 6 महीना कंप्लीटली दिन है और फिर 6 महीना अंधेरा है। तो ऐसे जियोग्राफिकली चैलेंजिंग रीजन में रहना और उसके बावजूद भी इतना आगे होना, इतना आगे इन द सेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, ग्रीन टेक्नोलॉजीज की बात करें, तो ये नॉर्डिक देश जो है वो दुनिया के टॉप टेबल पर आते हैं। और ये जो आर्टिकल है द हिंदू न्यूज़पेपर का, ये इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ये फिनलैंड और नॉर्वे, ये दो देशों के जो मिनिस्टर्स हैं वो भारत की यात्रा पर एक साथ आए हैं और वो चाहते हैं कि इंडिया और नॉर्डिक जो हैं वो मिलकर ग्रीन ट्रांजिशन करें। और यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि ये ग्रीन ट्रांजिशन सिर्फ भारत के लिए नहीं, लेकिन नॉर्डिक देश और इंडिया मिलकर जब ग्रीन ट्रांजिशन करेंगे तो दुनिया को एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन भी मिलेगा। हाइड्रोजन, ऑफशोर विंड, बैटरीज, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, ये सारी अलग अलग चीज़ों के सॉल्यूशंस जो हैं वो हम मिलकर कर सकते हैं। नॉर्डिक देशों की एक खास बात यह है कि ये एक बहुत ही स्टेबल, सिक्योर और वेलफेयर बेस्ड सोसाइटीज यहाँ पर हैं, यानी कि दुनिया के टॉप रहने लायक, नॉट इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी बट इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, इन टर्म्स ऑफ सिस्टम। अगर आप देखें तो टॉप देशों में जैसे न्यूजीलैंड है, स्विट्जरलैंड है, राइट, जो रहने लायक जो देश होते हैं ना, तो उसमें ये आपको नॉर्डिक देश हमेशा टॉप 10 में देखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत भी हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अपने सिटीजन्स को ये देशों की सरकारें जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। अब ये देश जो हैं, नॉर्डिक रीजन जो हैं, मैं जब देश कहूँ नॉर्डिक देश तो आप समझ लेना मैं पूरे क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, राइट। तो इट बिकम्स ईजियर फॉर मी एज वेल टू एक्सप्लेन। तो ये जो नॉर्डिक रीजन है वो, उसका एम्बिशन ये है, उनका कॉमन एम्बिशन ये है कि 2030 तक ये नॉर्डिक रीजन सबसे सस्टेनेबल और सबसे इंटीग्रेटेड रीजन ये बनाना चाहते हैं। और हमें तो ये नॉर्डिक जो सार्क रीजन है ना, सारी फैसिलिटीज सार्क के पास इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफी, राइट। अच्छा वेदर है, राइट, अच्छी सीजन्स हैं, आप कितने सारे क्रॉप्स उगा सकते हैं और सारी फैसिलिटीज़ मीन्स कुदरत ने जो फैसिलिटीज़ हैं वो सार्क रीजन को दी हैं। लेकिन पॉलिटिकली हम इसका बेनिफिट उठाना नहीं जानते। और नॉर्डिक रीजन जो हैं, कुदरत ने उनको बहुत सारे चैलेंजेस दिए हैं, लेकिन वो साथ मिलकर जीते हैं। और देखिए उनका एम्बिशन देखिए, 2030 तक वो पूरे रीजन को सबसे सस्टेनेबल और इंटीग्रेटेड बनाना चाहते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो यहाँ से आती है दोस्तों, राइट। नोकिया इस क्षेत्र की कंपनी है, फिर वोल्वो की कार आती हैं, बसेस चलती हैं हमारे देश में, राइट। एक साब नाम की कंपनी है, शायद आपने इनका नाम सुना होगा, साब, SAAB। वो यहाँ की बहुत ही अच्छी कार्स आती है, एक्सपेंसिव कार आती हैं। यहाँ पर हमारे देश में वो इतनी फेमस नहीं है, लेकिन यूरोप में काफ़ी फेमस होती है साब की कार्स। और ये साब जो हैं वो ये भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये फाइटर जेट्स भी बनाती है ये साब। तो दिस आर फ्यू एग्जाम्पल्स कि ये सारी कंपनीज जो हैं, ये सारे देश जो, ये जो क्षेत्र हैं नॉर्डिक, ये कितना आगे हैं, रिसर्च में भी बहुत आगे हैं। अब इस आर्टिकल में वो लिखते हैं कि नॉर्डिक्स और इंडिया जो हैं ये मिलकर क्लाइमेट चेंज और ग्रीन ग्रोथ को बूस्ट करने की टेक्नोलॉजीज बना सकता है और इसके सॉल्यूशंस निकाल सकता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नॉर्डिक देश हमारे साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। और भारत में आपने किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दिया और वो सक्सेसफुल हो गया, तो फिर वो पूरी दुनिया में आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सारे चैलेंजेस जो हैं वो आपको एक जगह पर देखने को मिल जाएंगे।
मई 2022 में नॉर्डिक इंडिया समिट हुई थी कोपेनहेगन में, और उस समय पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात 5 नॉर्डिक प्राइम मिनिस्टर्स के साथ हुई थी। और उस टाइम पर ये 6 देशों ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हम डिजिटलाइजेशन में, रिन्यूएबल एनर्जी में, मैरीटाइम इंडस्ट्रीज में और सर्कुलर इकोनॉमी में कोऑपरेशन जो है उसको और ज़्यादा इंटेंसिफाई करेंगे। मिस्टर मोदी ने यह भी कहा था, अपना इंटरेस्ट यानी कि देश का इंटरेस्ट जो है वो एक्सप्रेस किया था कि नॉर्डिक देश जो है वो भारत को ज्वाइन करें, एक पार्टनर बने हमारे, ताकि भारत जो है उसका ग्रीन ट्रांजिशन हो सके। तो ट्रेड मिनिस्टर जो नॉर्वे और फिनलैंड के हैं वो भारत की यात्रा पर आए हैं 9 और 10 फरवरी, यानी कि आज उनका लास्ट डे है। और वो यहाँ पर इसीलिए आए हैं ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ हम शेयर कर सकें और ये पार्टनरशिप को एक नए लेवल पर हम ले जा सकें। और जो यहाँ के बिजनेस मीन्स ये जो 2 मिनिस्टर्स हैं तो उनके साथ बिजनेस डेलीगेशन आया है, बहुत सारी कंपनीज के टॉप लीडर्स आए हैं जो क्लीन एनर्जी, सर्कुलर इकोनॉमी, डिजिटलाइजेशन, टूरिज्म और मैरीटाइम सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं। और इनका यही एक बड़ा सपना है कि वो भारत के साथ और अच्छी तरीके से कोलैबोरेट कर सकें। नॉर्वे और फिनलैंड की 240 कंपनीज आज भारत में मौजूद हैं, राइट। और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो है फिनलैंड और इंडिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। फिनलैंड जो है वो इंडिया जो है वो फिनलैंड के लिए एक प्रायोरिटी देश बन चुका है। और फिनलैंड ने एक नई कॉन्सुलेट जनरल की ऑफिस मुंबई में खोली है, जिसका उद्घाटन जो है वो आज होने वाला है, यानी कि 10 फरवरी को होगा। तो दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं इन फिनलैंड, फॉर बिजनेस, फॉर स्टडीज़, फॉर रिसर्च एक्सेट्रा। इसलिए उनको एक नई ऑफिस मुंबई में खोलनी पड़ी। बहुत सारी इंडियन कंपनीज जो हैं वो फिनलैंड की कंपनीज जो हैं उनकी एक्सपर्टीज़, जो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटलाइजेशन, कार्बन न्यूट्रलिटी, तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ में पार्टनर बनना चाहते हैं, इसको नए लेवल पर बिजनेस को ले जाना चाहते हैं। हमारे देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स जो हैं वो फिनलैंड सेटल होने के लिए जाते हैं। नोकिया और फोर्टम जैसी कंपनीज जो हैं वो फिनलैंड की कंपनीज है और इनका इन्वेस्टमेंट भारत में बहुत ही ज़्यादा है। रही बात नॉर्वे और इंडिया की, तो नॉर्वे और इंडिया के बीच में जो व्यापार है वो पिछले 3 सालों के अंदर डबल हो चुका है। और नॉर्वे का जो सॉवरिन वेल्थ फंड है वो भारत का वन ऑफ द लार्जेस्ट, आप कह सकते हैं, सिंगल फॉरेन इन्वेस्टर, $17.6 बिलियन इस नॉर्वेजियन सॉवरिन वेल्थ फंड ने भारत में इन्वेस्ट किए हैं। और नॉर्वे की सरकार जो है वो उन्होंने एक नई क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड की स्थापना की है। तो ये जो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है ये दूसरे देशों में रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपांड करने के लिए है। और भारत जो है वो नॉर्वे का एक फोकस देश है। 1500 करोड़ रुपए भारत में अभी तक इन्वेस्ट किए जा चुके हैं और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं उनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। नॉर्वे और फिनलैंड जो हैं तो एक अभी डिस्कशन चल रही हैं, नेगोशिएशंस चल रहे हैं भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। और फिनलैंड जो है ये यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है। तो इंडिया ईयू के बीच में जो फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस हैं तो उसमें फिनलैंड इन्वॉल्व है। और नॉर्वे जो है ये यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है तो उसके साथ नेगोशिएशंस जो हैं वो चल रहे हैं। तो सारे ये देश जो हैं वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे। इंडिया और ईयू के बीच में जब एफटीए कंप्लीट हो जाएगा तो फिनलैंड और फिर ये सारे जो नॉर्डिक देश हैं वो भी हमारे साथ एफटीए के पार्ट बन जाएंगे। बहुत ही कम इश्यूज अभी पेंडिंग हैं जो एफटीए के लिए नेगोशिएशंस करने पड़ते हैं, तो कम इश्यूज पेंडिंग हैं। तो होपफुली बहुत ही जल्द ये नेगोशिएशंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हमारे जो पीयूष गोयल साहब हैं उन्होंने कहा कि आज के ज़माने के जो नेगोशिएशंस है, ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, ये फेयर, इक्विटेबल और बैलेंस्ड होने चाहिए। और नॉर्डिक देश इस बात को मानते हैं और जानते हैं और कहते हैं कि कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और म्यूचुअली बेनिफिशियल होना चाहिए। As India takes rapid strides into a green, digital and innovative future, Nordic countries such as Finland and Norway stand ready to share experience and be part of India's transition. और जैसा मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पर आपने किसी चीज़ को ट्राई कर लिया तो उसके बाद आप दुनिया के दूसरे देशों में भी इसको ट्राई कर सकते हैं या फिर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो नॉर्डिक और इंडिया के बीच में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं
और दोनों जब मिल जाएंगे तो भी पॉसिबिलिटीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल ये मुझे लगा। बेंच एंड बिगॉटरी, द हिंदू का ये आर्टिकल है। ये जो आर्टिकल है ना, ये एल विक्टोरिया गवरी, जिनको हाल ही में, ये एक एडवोकेट थे, अब ये जज बन चुके हैं मद्रास हाई कोर्ट के। और जो कॉलेजियम सिस्टम है वो ओपेक है। ओपेक यानी कि पारदर्शिता नहीं है, राइट। पर्दे के पीछे सारी डिस्कशन होती है, पब्लिक में ये डिस्कशंस जो है वो कभी नहीं आती हैं। तो ये जो मिस गवरी हैं, उन्होंने माइनॉरिटीज़ के खिलाफ उनकी जो उनके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल, मीन्स वो तो बाद में बात करेंगे, बट हियर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको समझनी है वो ये है कि ये जो मिस गवरी है ना, उनका नाम जब सुप्रीम कोर्ट ने फाइनलाइज किया, उसके बाद लोगों ने, मीन्स उनकी जो स्पीचेस हैं, उनके इंटरव्यूज हैं, वो देखे और फिर पता चला कि ये तो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को लेकर उनके द्वारा दी गई जो स्पीचेस हैं वो काफ़ी, मीन्स काफ़ी भयानक आप कह सकते हैं, या फिर एक जज को ये चीज़ें शोभा नहीं देती हैं। एक ऐसे व्यक्ति अगर उनके किसी रिलीजियस ग्रुप को लेकर नेगेटिव व्यूज़ हैं, क्रिश्चियंस को लेकर, मुस्लिम्स को लेकर, फिर वो व्यक्ति अगर जज बन जाएंगे तो हम कैसे ये भरोसा रख सकते हैं कि वो किसी भय या फिर किसी फेवर के बिना डिसीजंस लेंगे? क्या वो डिस्क्रिमिनेशन के बिना डिसीजंस लेंगे? तो ये बहुत सारे प्रश्न खड़े उठते हैं। और जब इनका नाम फाइनलाइज किया गया और जब ये पब्लिक में आ गया तो कुछ लोगों के पास ये सारी चीज़ें, उनके पास ये उनकी स्पीचेस और इंटरव्यूज और ये सारी चीज़ें आई, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए गए। कहा कि अगर प्रॉपर कंसल्टेशन होता, अगर राइट इन्फॉर्मेशन कॉलेजियम के पास होती, तो कॉलेजियम कभी भी ऐसे व्यक्ति को मद्रास हाई कोर्ट का जज नहीं बनाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो है उसने ये कह दिया है, ये पिटीशन जो है उसको रिजेक्ट कर दिया है और कह दिया है कि कॉलेजियम के द्वारा जो डिसीजन लिया गया है इसको रीविजिट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच नहीं कर सकती। और दुखद बात यह है कि राज्य सरकार ने भी इनके द्वारा एक्सट्रीम व्यूज जब दिए गए थे तो इस पर कोई भी विरोध जो है वो राज्य सरकार ने भी नहीं उठाया था। तो हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉलेजियम सिस्टम को इम्प्रूव करना है या फिर अपॉइंटमेंट सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इसको रिफॉर्म के साथ साथ इसमें बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है कि एक ऑब्जेक्टिव तरीके से इवेल्युएशन किया जाए कि किसी व्यक्ति को अगर हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा रहा है तो एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म से भी देखा जाए, प्रॉपर स्क्रूटिनी की जाए। वरना जिस प्रकार से ये ओपेक सिस्टम चल रही है, क्लोज डोर कंसेंसस बिल्डिंग जैसी सिचुएशन चल रही है, ये बहुत सारे अनहेल्थी कॉम्प्रोमाइजेस करवाएगी। यही चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं, यही डिस्कशन को, द लेसन फ्रॉम ए कोर्ट अपॉइंटमेंट ड्रामा। देखिए, once a collegium recommendation has been made, the only way of contesting it is through legal challenge. अगर एक बार कॉलेजियम ने रिकमेंडेशन दे दिया तो एक ही तरीका आपके पास बचता है कि आप उसको लीगली चैलेंज कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आर्टिकल के राइटर जो हैं उन्होंने हमारे सामने रखा है। अब देखिए, एक बार ये जो मिस गवरी हैं उनका नाम कॉलेजियम ने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप इनको हटाने के लिए जाते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएंगे। और अभी हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ लोग गए भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि कॉलेजियम ने डिसाइड कर लिया है तो इसको हम रिव्यू नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि एक बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है, आज का जो न्यूज़ वाला टॉपिक है, न्यूज़ वाला लेक्चर जो है, उसमें मैंने कॉलेजियम के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक्सप्लेन किया है, तो वो अगर वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो कॉलेजियम जो होता है दोस्तों, उसमें मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं और ये जो चैलेंज आप करने के लिए जाएंगे तो वो कोई जूनियर कलीग्स के पास जाएंगे, राइट। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस तो कॉलेजियम का पार्ट है, तो उन्होंने तो वो डिसीजन लिया है, तो आप जाएंगे तो किसके पास? जूनियर जजेस के पास जाएंगे, राइट। अब लेट्स से कि आप किसी जूनियर जज के पास गए भी, तो ये केस असाइन करने का काम पता है कौन करता है? सीजेआई को मास्टर ऑफ रोस्टर कहते हैं। मास्टर ऑफ रोस्टर यानी कि कौन से जज कौन सा केस हैंडल करेंगे, ये सारी चीज़ें सीजेआई डिसाइड करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो हमारे यहाँ पर ऐसा है कि जो अपॉइंटमेंट्स बॉडी है वो कॉलेजियम, तो इसमें सीनियर मोस्ट जजेस हैं।
कौन सी बेंच कौन से केसेस को देखेगी, तो वो सीजेआई तय करते हैं, और जुडिशियल रिव्यू बॉडी है वो भी सुप्रीम कोर्ट है। तो इट्स लाइक मैं क्रिकेट मीन्स बैटिंग भी मैं कर रहा हूं, बॉलिंग भी मैं कर रहा हूं, और अंपायर भी मैं ही हूं। इट्स समथिंग लाइक दैट, यू नो व्हाट आई मीन, कि अगर इस प्रकार के प्रॉब्लम आप लेकर भी जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। जूनियर जजेस जो हैं उसके पास आप जा रहे हैं, अब सीनियर जजेस ने डिसीजन लिया है, उन सीनियर जजेस में से जो सबसे सीनियर जज हैं तो वो केसेस को अलॉट करते हैं कि ये केस वो लड़ेंगे एक्सेट्रा, मीन्स ये केस जो है वो ये हैंडल करेंगे, ये जज बैठेंगे उस पर, और जुडिशियल रिव्यू बॉडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो दिस इज अ बिग प्रॉब्लम हियर। इसके सॉल्यूशंस जो हैं वो लॉ मिनिस्ट्री, एक्सपर्ट्स, जुडिशियरी के एक्सपर्ट्स, व्हेन आई एम सेइंग एक्सपर्ट्स आई मीन टू से लॉ और जुडिशियरी के एक्सपर्ट्स, जजेस, अच्छे अच्छे एडवोकेट्स, राइट, इनको मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो निकालने के ऊपर काम करना चाहिए। ये सिस्टम जो है वो चेक्स एंड बैलेंस वाली सिस्टम बिल्कुल नहीं है। न्यू हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, दोस्तों इसको हमने न्यूज़ में कवर किया था, आज आर्टिकल के फॉर्म में भी इसको देख लेते हैं। 2017 से 2021 के बीच में दुनिया का बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर अगर कोई देश रहा तो दैट वाज इंडिया। और इसके पीछे रीज़न है, जियोग्राफिकल लोकेशन हमारा ऐसा है, एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ चाइना है। पाकिस्तान टेररिज्म का लीडिंग एक्सपोर्टर है, यानी कि दुनिया में टेररिज्म के एक्सपोर्ट्स की बात आती है तो पाकिस्तान का कोई मैच ही नहीं, दूसरा कोई भी देश जो है वो पाकिस्तान को इस क्षेत्र में तो मैच कर ही नहीं सकता। और रही बात चाइना की, दादागिरी करना, किसी छोटे देशों की भी ज़मीन जो है वो हड़प लेना, राइट, ये सारी चीज़ों में चाइना एक बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का देश है। तो इसकी वजह से हमें हमारे डिफेंस को हमेशा टॉप लेवल की रखनी पड़ती हैं। अब हम इंपोर्ट्स जो हैं उसको कम करना चाहते हैं ताकि इंपोर्ट बिल जो है वो भी कम हो जाए, और इसी चीज़ को लेकर सरकार जो है बहुत सारी स्टार्टअप्स, खास करके वो जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं, ड्रोन्स हैं, सर्वेलेंस सिस्टम है, एक्सेट्रा, तो इनको काफ़ी ज़्यादा जोर दे रही है। और अच्छी बात यह है कि हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कर्नाटका में जो तुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट हैं तो वहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एक हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री या फिर फैसिलिटी का उद्घाटन किया, और ये हमारे देश की और एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। यहाँ पर स्टार्टिंग में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को बनाया जाएगा, साल में 30 हेलीकॉप्टर्स, उसके बाद 60 हेलीकॉप्टर्स, उसके बाद 90 हेलीकॉप्टर्स, तो धीरे धीरे करके कैपेसिटीज़ जो है वो बढ़ाई जाएगी। अभी लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, उसके बाद धीरे धीरे करके हैवी हेलीकॉप्टर्स भी बनाएंगे। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स जो हैं ये 3 टन क्लास में आते हैं, सिंगल इंजन होता है इसका, मल्टीपर्पस इसका काम हम कर सकते हैं, राइट, और इसकी पूरी डिज़ाइन और डेवलपमेंट जो है वो इंडिजीनियसली किया जाएगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स भी इस फैक्ट्रीज में बनाए जाएंगे, और लगभग सारे हेलीकॉप्टर्स जो हैं उनका मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल, सारा काम जो है वो आप यहाँ पर कर पाएंगे। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 2021-2022 में भारत ने 13,000 करोड़ रुपीस के डिफेंस प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया, और उससे पहले का जो साल है उससे 50% ज़्यादा ये एक्सपोर्ट हैं। तो धीरे धीरे भारत अब डिफेंस प्रोडक्ट्स को बना भी रहा है और एक्सपोर्ट भी करने लगा है। उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, एक तो इम्पोर्ट बिल कट डाउन करना है, और दूसरी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो हमें राइट टाइम पर सामान नहीं मिल रहा है बहुत सारा, तो अब हम इसी दिशा में आत्मनिर्भर भारत की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारा रिपब्लिक डे अभी हमने सेलिब्रेट किया तो इसमें भी इंडिजिनाइजेशन जो है उसकी सेंट्रल थीम थी। जो 21 बंदूक की सलामी हम कहते हैं ना, तो उसमें भारत में बनी 105 mm फील्ड गन्स जो हैं इनका इस्तेमाल हुआ, और बहुत सारी इंडियन बेस्ड चीज़ है जैसे कि नाग मिसाइल सिस्टम, बैटल टैंक अर्जुन, K9 वज्र टी गन सिस्टम, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल, ये सारी चीज़ों का हमने शोकेस किया। आर्मामेंट यहाँ पर डेवलप करना जो है वो प्रायोरिटी ही नहीं, एक नेसेसिटी है। कोई भी देश जो है वो तब तक डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर नहीं हो सकता जब तक वो आत्मनिर्भर ना हो जाए, और इसी दिशा में भारत जो है वो आगे बढ़ रहा है। और तुमाकुरु में ये जो फैसिलिटी ओपन हुई है, दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर वो सारे रिसर्चर्स, राइट, जो इस दिशा में गए हैं। ये क्षेत्र
इतना अच्छा नहीं था हमारे देश में, फिर भी उन्होंने इस विषय पर पढ़ाई की, एक साहस दिखाया। तो रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको बहुत बड़ा सलाम। थैंक यू वेरी मच गाइस। अगर आप सुन रहे हैं इसको, अगर नहीं भी सुन रहे हैं तो भी हमारे प्रार्थना आपके साथ है कि आप और आगे बढ़ें। आप जैसे लोग जो हैं उसकी वजह से हमारा देश जो है वो डिफेंस में काफ़ी स्ट्रांग होता जा रहा है। जय हिंद। चाइनीज आई इन द स्काई, बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। वी नो ये स्पाई बलून जो हैं उसको यूएसए ने क्या किया इसके साथ, इसको तो हमने डिस्कस किया था। इंडिया और जापान पर भी इस प्रकार के स्काई बलून्स अतीत में हमें देखने को मिले हैं, और लेटेस्ट खबर ये आई थी कि साउथ अमेरिका जो है उस पर भी ऐसा चाइना का स्पाई बलून देखने को मिला, और फिर चाइना ने माना कि हाँ ये हमारा ही स्पाई बलून है। यूएसए की जो मीडिया रिपोर्ट हैं और डिफेंस और इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा है कि जापान, इंडिया, वियतनाम, ताइवान, फिलीपाइंस जैसे देशों पर भी चाइना ने अपने ऐसे बलून्स जो हैं वो रखे हैं। और ये जो यूएसए ने ये गिरा दिया ना चाइना का बलून, उससे पहले यूएसए ने लगभग 150 फॉरेन डिप्लोमेट्स, 40 एम्बेसीज में बसे हुए 150 फॉरेन डिप्लोमेट्स को एक ब्रीफ दी थी कि देखिए हम ये कोई सिविलियन वेदर बलून नहीं है, ये एक इंटेलिजेंस गैदरिंग डिवाइस है चाइना का, इसलिए हम इसको तोड़ रहे हैं। तो यूएसए ने सभी लाइक माइंडेड देशों को कॉन्फिडेंस में रखकर फिर ये स्टेप उठाया है। चाइना जो है, मीन्स सिर्फ चाइना नहीं, दुनिया के सारे देश जो है वो इंटेलिजेंस गैदरिंग और स्पाइंग की एक्टिविटीज करते हैं, लेकिन चाइना जो है अब जिस प्रकार से कर रहा है, बहुत ही एक अनप्रोफेशनल तो आप नहीं कह सकते, बट वेरी एक हेजीमोन, जो कहते हैं ना हेजीमोनिटिक, यानी कि एक खुलेआम दादागिरी करना, इस प्रकार का बिहेवियर जो है वो उनका देखने को मिल रहा है। और चाइना ऐसा कह रहा है कि नहीं हम तो रिसर्च कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो बट दिस इज मीन्स चाइना की अब इमेज जो है वो ट्रस्ट वर्दीनेस जो है वो अब बहुत ज़्यादा डैमेज हुई है। तो एक बड़ा टेक अवे जो भारत के लिए है इस पूरे इंसिडेंट में वो यही है कि हमें हमारी आंखें खुली रखनी है और हमें हमेशा विजिलेंट रहना है, क्योंकि जिस प्रकार से चाइना एग्रेसिव होता जा रहा है, वी कैनॉट लेट आवर गार्ड्स डाउन, राइट। और हमें लाइक माइंडेड देशों के साथ मिलकर ये टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है, ताकि हम इस प्रकार की जियोपॉलिटिकल गेम्स में चाइना को आउटस्मार्ट और आउट मैन्यूवर कर सके। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बलूनिंग ऑप्शंस टू स्पाई, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। 1998 में एक जेन्युइन वेदर बलून जो है वो कनाडा तक पहुंच गया, और अटलांटिक, ये चाइना वाला नहीं था, बट इट्स जस्ट अ वेदर बलून, राइट। ये प्रॉपर वेदर बलून था, स्पाइंग एक्टिविटी वाला नहीं था। तो उस समय पर वो चला गया 1998 में, क्योंकि उस समय पर उतनी ज़्यादा चीज़ें इस बलून के पास नहीं थी। लेकिन चाइना की जो ये एयरशिप है ना, उनका बलून जो है, तो इसमें एक बहुत बड़ी मोटर और प्रोपेलर थी, ताकि इसका मीन्स इससे जो आप उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकते हैं। और लार्ज पे लोड भी था इसमें, बहुत सारा सामान, बहुत सारी चीज़ें भी थी, और काफ़ी अच्छा फ्यूल भी था कि आप चाहे तो उसको अलग दिशा में ले जा सकते हैं, आप जहाँ चाहें वहाँ पर ले जा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ इसमें थी। और आजकल के जो कम्युनिकेशंस और सेंसर्स और इंफॉर्मेशन के साथ जुड़े हुए जो डिवाइसेस होते हैं ना, तो इनका ड्यूअल यूज़ होता है। एक यूज़ जो है वो सिविलियन पर्पस के लिए, एक यूज़ जो है वो डिफेंस पर्पस के लिए किया ही जाता है। हर कोई देश जो है वो ये चीज़ करता है। पेंटागन ने ये रिपोर्ट बताई है, पेंटागन के रिपोर्ट के हिसाब से 2022 में 163 जितने ऐसे बलून या फिर बलून जैसी चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिली थी। और 2020 में जापान पर ऐसा बलून आया था, और 2022 में पोर्ट ब्लेयर, जो हमारा अंडमान एंड निकोबार का एक प्रकार का कैपिटल है, जो हमारे लिए बहुत ही इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, अंडमान और निकोबार, तो यहाँ पर चाइना का बलून जो है वो 2022 में देखने को मिला था। अब स्पाई बलून्स जो होते हैं, हमारे पास सैटेलाइट्स भी हैं दुनिया के सारे देशों के पास, लगभग मीन्स बड़े बड़े देशों की बात करें तो उनके पास अपने खुद के सैटेलाइट्स हैं। तो फिर सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, ये बलून्स की क्या ज़रूरत है। द थिंग इज दोस्तों, बलून्स जो चीज़ें कर सकते हैं वो सैटेलाइट नहीं कर सकते, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सैटेलाइट कर सकते हैं वो बलून नहीं कर सकते। इट्स लाइक एक सुई का काम जो सुई करती है और एक तलवार का काम जो है वो तलवार करती है, आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों की यूटिलिटी और पर्पसेस जो है वो अलग होते हैं। अब आप देखिए, सैटेलाइट्स जो हैं उनको भी आप किसी देश पर रख सकते हैं, लेकिन उसमें जो फ्यूल होता है वो बहुत ही
कम होता है और उसको सबसे इम्पोर्टेंट जो सैटेलाइट की टास्क है उसके लिए रिजर्व रखा जाता है। लेकिन ये जो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और एयरशिप्स जो हैं, इनको आप कम रिस्क से अलग अलग जगहों पर भेज सकते हैं और इनके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। ये जो बलून्स हैं या फिर ये फ्लाइंग एयरक्राफ्ट हैं, तो इनके बहुत बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो बहुत ही चीप है, तो आप इसको बहुत बड़ी मात्रा में डिप्लॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ऊपर उड़ सकते हैं, तो बहुत सारी एयर टू एयर और सरफेस टू एयर मिसाइल्स की रडार के बाहर होते हैं। और एयरशिप्स जो हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया पर एक लंबे समय तक आप उसको फिक्स कर सकते हैं। तो आपको किसी देश की नेवल एक्सरसाइजेस या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो एक ही जगह पर इसको आपने रख दिया तो कंटिन्यूस आपको डेटा जो है वो मिलता रहेगा। और बहुत सारे ऐसे बलून्स में ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है कि वो रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल होता है, तो वो रडार में भी नहीं आते हैं। अब भारत की बॉर्डर्स के बारे में तो हम जानते हैं कि कितनी सारी बॉर्डर्स हम शेयर करते हैं। तो यहाँ पर स्मगलर्स और फिशिंग बोट्स को कभी अगर ज़रूरत पड़े, स्मगलर्स को स्पॉट करना है और जो फिशिंग बोट्स हैं हमारी, उनको अगर मदद की ज़रूरत पड़े, तो इसके लिए हम ऐसी एयरशिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैरी टाइम सर्वेलेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरी जो चीज़ें हैं, 2019-2020 के बीच में 2 चाइनीज सी विंग अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल्स, तो ये अंडर वाटर ड्रोन्स की तरह हैं। जैसे हवा में उड़ने वाले ड्रोन है, वैसे पानी के अंदर तैरने वाले ऐसे सबमरीन ड्रोन्स आप कह सकते हैं, अनक्रूड अंडर वाटर व्हीकल्स, तो इसको यूयूवीज कहते हैं। तो ये यूयूवीज जो है वो बहुत सारी जगहों पर देखने को मिले। 2019 में ऐसा एक यूयूवी जो है वो अंडमान और निकोबार के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ गया था। फिर इनको बताया गया कि निकलो यहाँ से, वरना फिर उड़ा दिए जाओगे, तो फिर वो यहाँ से निकल गए। 2016 में जो अमेरिका का यूयूवी था वो फिलिपाइन के पास से चाइना को मिल गया। तो फिर वाशिंगटन ने प्रोटेस्ट किया और फिर ये यूयूवी जो है वो फिर यूएसए को वापस दिया गया। हमारे पास अभी 6 इनको कहते हैं संधायक क्लास सर्वे शिप्स हैं और आने वाले समय में 4 और ऐसे वेसल्स जो हैं वो हम ऐड करने वाले हैं। तो ये साइंटिफिक पर्पस के लिए और इस प्रकार की स्पाइंग एक्टिविटीज़ के लिए भी इनका इस्तेमाल जो है वो हर एक देश जो है वो करते रहते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज़ वी हैव टू मीन्स ये ऐसे एयर बलून्स हम और ज़्यादा बना सकते हैं अच्छे कामों के लिए भी, और फिर स्पाइंग एक्टिविटीज़ के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चीप कॉमर्शियल ड्रोन्स जो बढ़ने लगे हैं, तो इनको हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से इनको हम शूट डाउन करेंगे। इसके लिए हम कोई हाई एंड एयर टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो बहुत ही एक्सपेंसिव है, तो हमें कोई कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन इसका भी निकालना पड़ेगा। और बहुत सारे ऐसे आउटर स्पेस में भी ऐसे एक्जोटिक स्पाइस जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, जिसको आरपीओ कहते हैं, राइट, रेंडेवूज एंड प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है। भारत जो है वो लाइक माइंडेड देशों के साथ मिलकर इसमें आगे बढ़ सकता है। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। तो न्यूज़ वाला लेक्चर ऑलरेडी आपको मिल गया है। ये एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल एनालिसिस वाला लेक्चर है और इसके बाद आपको फाइनेंशियल न्यूज़ एनालिसिस वाला लेक्चर मिलेगा। और टाइम मैनेजमेंट की जो सीरीज़ हैं उस पर अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम चल रहा है। आई एम फाइंडिंग न्यू मटेरियल फॉर यू। ऑलरेडी 3 लेक्चर्स मैंने उसके टाइम मैनेजमेंट के 3 से भी ज़्यादा लेक्चर्स आपको डिलीवर कर दिए हैं। फोकस के भी लेक्चर्स आ चुके हैं, तो वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट। याद रखिएगा कि कितना भी मटेरियल आपके पास आ जाए, जब तक सेल्फ डेवलपमेंट आपने नहीं किया है तब तक ये कोई मटेरियल जो है वो उतना काम नहीं आएगा। 100% अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल करना है तो यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, राइट। दैट्स द की टू सक्सेस इन टुडेज एरा। बाकी इंफॉर्मेशन याद रखने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, रिमेंबर दिस। बट एनीवे, we'll talk about it later on. Enjoy your studies. God bless you all. Enjoy your day. Jai Hind.